ये बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ता है, इसके मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि आप स्टडी पैकेज किसी और का लेंगे, टेस्ट सीरीज किसी तीसरे की लेंगे और पढ़ेंगे किसी तीसरे पर। तो हम कभी नहीं कहते कि आप सिलेक्ट होगे कि नहीं होगे, हमेशा कहते हैं कि सिलेक्ट 100% होगे अगर आप अपना बेस्ट दोगे। कोई भी बात हो अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ जरूर शेयर करें। तू रख यकीन अपने हौसलों पर, तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? यदि इरादों में उड़ान हो तो मंजिलें भी चुका करती हैं। नमस्कार, मैं बालेंदु चांदिल, फाउंडर ऑफ फिजिक्स यूनिवर्स, मध्य प्रदेश ग्वालियर से। कहते हैं कि गुरु के बिना शिष्य अधूरा है। इसी प्रकार मैं ये मानता हूँ कि अच्छे शिष्य के बिना गुरु भी महान नहीं होता। आज जो स्टॉक के प्रोग्राम में मैं अपने दो शिष्यों की वजह से आया हूँ, जिसमें एक सागर गुप्ता और अभिषेक शर्मा, जो कि दोनों ही आईआईटी में सेलेक्ट हो चुके। उनकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुका हूँ। तो पहले तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा। एजुकेशन से, क्षेत्र से दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं था। मेरी 10th क्लास की एजुकेशन बिल्कुल ही डाउन थी। इवन 11th 12th भी मेरा बहुत डाउन था। एक एवरेज से भी बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि एक छोटा सा मकान किराए का और छोटी सी परचूनी की दुकान मेरी पिताजी की हुआ करती थी। शिक्षा से कोई संबंध मेरा नहीं था। जब 10th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे थे तो 10th क्लास के एग्ज़ाम के मैथ्स की रात को मैं सोच रहा था कि कल ये मैथ्स का पेपर 10th क्लास का हो जाएगा तो मैथ्स से मेरा रिश्ता टूट जाएगा और मैं इससे दूर चला जाऊंगा। और मैं बड़ा खुश था कि कल ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद। लेकिन मैं 10th क्लास के बाद जब मैं 11th में आया तो मैंने सबसे पहले बायो लिया और 1 महीने बायो लेने के बाद मुझे लगा कि ये बायो मेरे बस की बात नहीं और मैंने बायो को ड्रॉप कर दिया और मैथ्स लिया। तब मेरी नॉलेज इतनी थी कि मैथ्स लेने का मतलब है सिर्फ एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैथ्स में लोग कहते हैं कि मैथ्स में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। ये भी आइडिया नहीं था मुझे कि मैथ्स लेने का मतलब इंजीनियर बनना होता है। जब मैं 12th करता हूँ, 12th के बाद एक एवरेज मार्क्स के साथ पास होता हूँ, तो मुझे 12th के बाद पता चलता है कि मैथ्स लेने से इंजीनियर भी बनते हैं। और फिर मेरे अंदर एक जुनून सा आया और मुझे पता चला कि अब मुझे तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैंने 1 साल तैयारी की 12th के बाद। कई लोगों ने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि जिसका नींव खराब है, जिसका बेस खराब है, वो सेलेक्ट नहीं हो सकता। मेरा बेस बिल्कुल गायब था, उसके बावजूद ही मैं सेलेक्ट हुआ। और इंजीनियरिंग में स्कोर करने के बाद मैंने एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज एससीटीआई से बीटेक किया, मैकेनिकल ब्रांच से। और तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जो मेरा मैथ्स डरावना था उसको मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और मैथ्स के साथ साथ मैंने अपने फिजिक्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। आज 19 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आईआईटी और नीट दोनों ही फील्ड में वर्क कर रहा हूं। नेशनल लेवल के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जिनमें मैं पढ़ा चुका हूं और रनिंग में मैं अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं। अब मेरी जो यात्रा एक कॉलेज से टीचर बनने तक कैसे हुई, जब मैं सेलेक्ट हुआ, मैं भी एक सिंपल सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। 10th और 12th दोनों ही मैंने सरकारी स्कूल से किया है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कॉलेज क्या होता है। उस समय मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। मेरे सिलेक्शन के बाद मुझे डर था कि कॉलेज में सब तरह के बच्चे आते हैं, मैं कैसे उन्हें डील कर पाऊंगा, कैसे उनके बीच में बोल पाऊंगा, बिकॉज आई वॉज द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दैट टाइम। तो कुछ दिन तो डर कॉलेज में पहुंचने के बाद ये सताता रहा कि मैं क्या करूंगा क्या करूंगा। पता चला कि कॉलेज में पहुंचने के बाद फर्स्ट ईयर में ये पता चला कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट होता है, बड़ा टफ सब्जेक्ट होता है। अगर उसमें रुक जाते हैं तो मर्सी लग जाती है और डिग्री अधूरी रह जाती है। मैंने उसी सब्जेक्ट पर काम किया और उसी सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर दिया। हाईएस्ट स्कोर देने के बाद वो जो कमज़ोर सब्जेक्ट हुआ करता था इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो आज मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन गया और मैं अपने कॉलेज में ही अपने सीनियर्स और जूनियर्स को इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट की टीचिंग देने लगा। और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की टीचिंग देने के बाद मैं कब
कब क्या मेरे अंदर चेंज आया और मुझे पढ़ाने में और सिखाने में मज़ा आने लगा। जब अपने साथियों को या सीनियर्स को या जूनियर्स को मैं जब सिखाता था, सीखने के बाद जो मुझे थैंक यू मिलता था और जो मज़ा आता था, उसकी बात कुछ अलग ही थी। पैसा मिलता तो था ही था, उसके साथ-साथ थैंक यू भी मिलता था। बस वहीं से मेरे अंदर परिवर्तन आया कि नहीं, मुझे भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए और मैं शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मैंने। कई ब्रांड नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया। उसके बाद रनिंग में मैं अपने इंस्टीट्यूट को रन कर रहा हूँ और लगभग विगत वर्षों में 15 से 20 हज़ार बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी आईआईटी, एनआईटीज़ और मेडिकल कॉलेज से अपनी लाइफ में एक सक्सेस के मुकाम तक पहुँच चुके हैं। अब अपनी यात्रा की कुछ ऐसे किस्से बताना चाहता हूँ जो कि आपके बहुत काम आएँगे। एक बार मैं क्लास ले रहा था, एक विद्यार्थी क्लास खत्म होने के बाद मुझसे मिलने आया। जब क्लास खत्म होने के बाद वो मुझसे मिलने आया, क्लास खत्म हुई, वो मेरे केबिन में आके मेरे पैर छू के जाने लगा। जाते वक़्त बोलता है कि सर मैं आज आखिरी बार मिल रहा हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों? मैंने उसे बैठाला तो रोने लगा। रोने लगा, मैंने उसे पानी-वानी पिलाया और शांत किया। तो वो मुझे अपनी इतनी पर्सनल किस्से सुनाने लगा कि मेरे अंदर से रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि मेरे घर का मेंटल प्रेशर इतना है कि मैं कर नहीं पाऊँगा सर, मैं गिव अप कर रहा हूँ एंड ही इज़ प्लानिंग फॉर द सुसाइड। और वो सुसाइड की प्लानिंग करने लगा और वो कहता है कि सर मैं अब नहीं आ पाऊँगा। मेरे भी हक-बक हो गया मैं ये जानते हुए कि इतनी स्थिति में इतना प्रेशर बच्चा झेल कैसे सकता है। उसी इंस्टेंट पर रात के वक़्त मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसके पेरेंट्स आए और पेरेंट्स को मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं इस बच्चे के ऊपर, इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं तैयारी का। पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर जो सुविधाएँ हमें नहीं मिली उससे ज़्यादा सुविधाएँ मैंने अपने बच्चों को दी हैं, फिर क्यों नहीं कर पा रहा जी? मैंने उस पिता से कहा मैंने उस पिता से कहा कि जिस गरीबी को आपने देखा है वो इसने तो देखा ही नहीं। इसे कैसे अंदाज़ा हो सकता है कि गरीबी क्या होती है? आपने तो कह दिया कि जिन स्कूल में आप नहीं पढ़े थे उनसे बड़े-बड़े स्कूल में पढ़ाया। जिन स्कूल में आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, वो स्कूल में वो आपसे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे रिच फैमिली के पढ़ते हैं। तो उसने हमेशा अपने आप को देखा, अपने आप से हमेशा अपने आप को डाउन समझा और बच्चों से। और मैंने समझाया, उनके पेरेंट्स को बहुत देर तक समझाया और वो पेरेंट्स मेरी बात मान गए। और मैंने उनसे प्रॉमिस दिलवाया अपने बच्चे को कि कभी अपने बच्चे को प्रेशर ना डालें और रोज़ इस बात के लिए गीत ना गाएँ कि उसकी रैंक ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्योंकि रोज़ पेरेंट्स ये प्रेशर डालते थे कि अंडर 100 आनी चाहिए, 200 रैंक आनी चाहिए। उस दिन के बाद उस बच्चे के अंदर इतना परिवर्तन आया, बच्चा बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ने लगा। रिलैक्स होने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मुझसे कोई कहता है कि ये गिलास, हथेली पर एक पानी का गिलास रख के खड़े होना है, तो 10 मिनट में हो सकता हूँ, एक्सट्रीमली आधा घंटे तक हो सकता हूँ, एक्सट्रीमली 2 घंटे खींच के हो सकता हूँ। अगर मुझसे कोई 24 घंटे कहता है तो शायद मैं भी नहीं हो पाऊँगा। इसी प्रकार बच्चे के ब्रेन पे लगातार स्ट्रेस अगर जाएगा तो जो काम संभव होगा वो भी असंभव की तरफ चला जाएगा। और बच्चे में बड़ा चेंज आता रहा और बच्चा दिन रात मेहनत करता रहा, सिर्फ मेहनत करता रहा। मैंने उससे कहा कि बेटा आपको ये नहीं सोचना कि आपकी रैंक क्या आएगी, आपको सिर्फ मेहनत करना है, डेली का गोल बनाना है, डेली का टारगेट बनाना है और डेली के गोल को अचीव करना है। जब हम बहुत बड़ी रैंक को देखते हैं और बहुत बड़ी रैंक के पीछे भागते हैं और अचीवमेंट नहीं होता तो डेली डिप्रेशन हमारे दिमाग के सामने आता ही आता है। और ऐसा करते करते बच्चे में बड़ा चेंज आया। वही बच्चा आईआईटी एडवांस में 1100 के आसपास रैंक दे गया और अभी 3 साल पहले उस बच्चे का प्लेसमेंट हुआ, 38 लाख रुपए का उसका प्लेसमेंट भी हुआ। एक जो बच्चा जो कि इस स्टेज पे था कि अपनी सुसाइड स्टेज पे था, वो आज अपनी ज़िंदगी में इस चरम पर पहुंच चुका है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूं
कि हमारे मन में कोई भी बात हो अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी हर उलझन का सॉल्यूशन, आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन आपके पास, आपके पिता के पास नहीं तो आपके गुरु के पास, आपके टीचर के पास ज़रूर उसका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि पिता सिर्फ 1 या 2 बच्चे पाल के बड़ा करता है, गुरु ऐसे हजारों विद्यार्थियों को उनकी सफलता के मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो बच्चों, जब भी आपके मन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपका बेहतर दोस्त टीचर से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने मन की बात को टीचर के सामने जरूर शेयर करें और कभी भी झूठ बोलने की कोशिश ना करें, हमेशा सच ही बोलें, क्योंकि सच बोलने से आपका ब्रेन रिलैक्स रहेगा, क्वालिटी वर्क आप पढ़ाई पर कर पाएंगे, पूरी तरह ध्यान दे पाएंगे। एक मेरे टीचिंग करियर का एक और किस्सा है, बड़ा अलग किस्सा, क्योंकि ये किस्से ऐसे हैं कि इन किस्सों से आपको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। एक किस्सा ऐसा है कि एक स्टूडेंट 11th क्लास में, उसकी इतनी अच्छी पोजीशन थी कि मुझे लग रहा था कि 12th के बाद ये बच्चा 200, 100, 500 तक रैंक देगा ही देगा। बहुत अच्छी तैयारी थी। जैसे ही वो विद्यार्थी 12th क्लास में आया, उसकी पढ़ाई बेकार होने लगी और डिस्टर्ब होने लगी। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने एक बार उस बच्चे को बुलाया और बात की, कि पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो कहता है, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है। तो मैंने बोला कि लास्ट ईयर तुम जो मार्क्स स्कोर करते थे वो तुम्हारा मैक्सिमम हाईएस्ट 90%, 85% जाता था, इस बार तुम्हारा जो मैक्सिमम जा रहा है वो 60% जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो ऐसी क्या बात है। तो 1-2 बार तो बच्चे ने कोशिश की कि ना बताऊं, और उसने बताई नहीं। लेकिन मैं टीचर हूं, बच्चे के मन की बात को समझ जाता हूं, क्योंकि इतने सारे विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद ये अनुभव तो जरूर प्राप्त हुआ है मुझे कि मन की बात क्या है अंदर। तो मैंने विद्यार्थी से पूछा, 1-2 बार और पूछा, तो उस विद्यार्थी ने मुझे अपना एक किस्सा सुनाया। उसने बताया, अपने बैच में एक लड़की है, उससे मेरा अटैचमेंट हो चुका है, उससे मेरी दोस्ती हो चुकी है। जब मैंने उस बच्चे की से स्टोरी सुनी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एक पढ़ने वाला बच्चा भी अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और वो बच्चा ऐसा था कि कभी इधर उधर देखने वाला था ही नहीं, फिर भी उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हुआ। तो मैंने उससे समझाया, काउंसलिंग की, और मैंने उससे कहा कि अभी तुम यहाँ पर इस मैटर को स्टॉप कर दो और अपनी पढ़ाई पर टोटल फोकस करो। उसका ये मानना था कि सर मैं कैसे कर दूं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं उससे बहुत सारे प्रॉमिसेस ऐसे कर चुका हूं। लेकिन मैंने उससे कहा कि ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं जो तुमने अपने पेरेंट्स से भी किए हुए हैं, अपने आप से भी किए हुए हैं, उन प्रॉमिसेस का क्या है। तो एक दिन मैंने ये वो काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था उसकी नज़र में, और मैंने उसका ब्रेकअप करवा दिया। और मैंने उससे कहा कि तुम्हें जो करना है तुम सिलेक्शन के बाद बात करना, और उसे एक बार बोल दो कि जो भी बात है हम आज के बाद सिलेक्शन होगा उसके बाद ही बात करेंगे। तो 2 महीने उसे इस बात से उभरने में लग गए और पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट करने में मुझे लग गए, और उसमें चेंज आने लगा। उस बच्चे की रैंक 3000 के अप्रॉक्स आई थी उसकी रैंक। और जब उसको मैंने उसका ब्रेकअप करवाया, उस लड़की का एंगेजमेंट मतलब व्यस्तता किसी दूसरे लड़के के साथ बैच में फिर हो गई। तब उसे विश्वास हो गया कि मेन चीज पढ़ाई है और मुझे सिर्फ इस समय पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। ये 2 किस्से मैंने इसलिए बताए, ये किसी की जिंदगी में भी हो सकते हैं, एक डिस्ट्रैक्शन और एक अफेयर्स। आप कितने भी अच्छे हैं ये मैटर नहीं करता कि घटना आपके साथ होगी, घटना आपके साथ दूसरा भी कर सकता है। गाड़ी चलाते हैं, उन्हीं के ऊपर एक्सीडेंट नहीं होते, गाड़ी पर नहीं चलते उनके साथ भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि जब तैयारी करें तो अपने लाइफ में उस ड्यूरेशन में किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना आने दें। अगर कोई भी एवरेज विद्यार्थी तीनों सब्जेक्टों में एवरेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स,
तो वो कई गुना बेहतर कर सकता है उस बच्चे की तुलना में जो बच्चा एक सब्जेक्ट में टॉप पर है। तीनों सब्जेक्टों में एवरेज होना जरूरी है। स्पेशली जेई के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री प्रायोरिटी पर लेना चाहिए, सेकंड पर फिजिक्स लेना चाहिए और मैथ्स तीसरी पोजीशन पर लेना चाहिए। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैथ्स थोड़ा सा लेंदी है। अक्सर ये देखा जाता है कि जेई की तैयारी करने वाले बच्चे मैथ्स और फिजिक्स को तो पढ़ते हैं बट केमिस्ट्री को कम पढ़ते हैं। तो उन विद्यार्थियों को केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस देना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री रैंक बनाने में बड़ा योगदान रखती है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा और बताता हूं इसी के साथ कि एक बच्चा और था जो मेरे इंस्टीट्यूट में आया बट ही इज एवरेज। उसके पेरेंट्स अक्सर आते थे कि सर ये सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा, अक्सर पूछते थे सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा। हमारा काम है हर बच्चे को पॉजिटिव एनर्जी देना और हमेशा मोटिवेट करना। तो हम कभी नहीं कहते कि आप सिलेक्ट होगे कि नहीं होगे, हमेशा कहते हैं कि सिलेक्ट 100% होगे अगर आप अपना बेस्ट दोगे। तो पेरेंट्स एक बार आके सीरियसली पूछते हैं सर आप सही बताइए इसमें वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है, होगा या नहीं होगा, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि ये सिलेक्ट हो जाए। तो मैंने उस पेरेंट से बैठाला और उस दिन मैंने उस बच्चे के ऊपर एनालिसिस किया। वो बच्चा मैथ्स में कमजोर था, फिजिक्स में एवरेज से बेहतर था और केमिस्ट्री में भी डाउन था। फिर मैंने उसके लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान की कि बेटा जितना समय आप मैथ्स में देते हो उतना समय आप केमिस्ट्री में देना स्टार्ट कर दो। और आप बिलीव करेंगे कि उस बच्चे ने वो समय केमिस्ट्री में देना स्टार्ट किया। केमिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर आया, फिजिक्स में सेकंड पर, मैथ्स में थर्ड पर और उस बच्चे की रैंक नियर अबाउट 5000 आई। जिस बच्चे पर एक समय पर ध्यान दिया गया उस बच्चे की रैंक आईआईटी एडवांस में 5000 के आसपास आई। इसलिए हमारे मन में जो भी है वो अपने टीचर से जरूर डिस्कस कीजिए बच्चों, क्या हम कर सकते हैं, हमारी कमियां क्या हैं, क्योंकि हम अपने आप को नहीं देख सकते लेकिन टीचर हमें हमसे बेहतर देख सकता है, क्योंकि आपका सॉल्यूशन सबसे बेहतर टीचर के पास है। इसलिए हर मन की बात को अपने टीचर के सामने शेयर जरूर कीजिए। मैं ऐसे किस्से आप लोगों के बीच में ला रहा हूं, ऐसे किस्से आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं जिन से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी सिलेक्शन की, फिर भी उसके बाद सिलेक्शन दे गए। ऐसे ही एक विद्यार्थी और जिसके पेरेंट्स अक्सर मेरे से मिलने आते थे, पूछते थे कि सर इसका क्या है, क्या चल रहा है। अक्सर पीटीएम भी होती है हमारे इंस्टीट्यूट में, तो पीटीएम में आते हैं और पूछते हैं कि सर इसकी पोजीशन क्या चल रही है। बट वो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लेकिन मेहनती बहुत था। देखा कि वो अपनी मेहनती इतना था कि वो एक दिन में 15 घंटे की सिटिंग करने की कोशिश करता था। पेरेंट्स अक्सर आके कहते थे कि सर ये बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ता है, इसके मार्क्स क्यों नहीं आते। तो जब एक दिन मैंने उससे काउंसलिंग की और उससे उसकी पूरी डिटेल को समझा और उसकी डिटेल को पूछा तो उसमें बहुत सारी चीजें पता चली मुझे। पहली चीज, उसने कई कोचिंग के स्टडी पैकेज मंगा के रखे थे, कई कोचिंगों के स्टडी पैकेज मंगा रखे थे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता था। एक कोचिंग के लगाए, अधूरे रह गए, दूसरे लगाए, अधूरे रह गए, तीसरे लगाए, अधूरे रह गए। कई तरह की टेस्ट सीरीज ले रखी थी, 2 टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ले रखी थी, एक ऑफलाइन ले रखी थी, एक टेस्ट सीरीज मेरे यहां दे रहा था। सभी के सिलेबस प्लान अलग अलग थे। अब एक बच्चा 4 तरह की सीरीज, 4 तरह का स्टडी पैकेज, इतना लोड लेकर और पेरेंट्स का प्रेशर लेकर कैसे उस सफलता को अचीव कर सकता है, कैसे उस सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो उस दिन मैंने उस पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ बैठ के काउंसलिंग की और मैंने समझाया कि आपको ये सारे स्टडी पैकेज साइड में रख देने हैं, सारी टेस्ट सीरीज बंद कर देनी है। और मैंने उन्हें गाइड किया कि एक चीज को बार बार लगाओ, ना कि कई चीज को एक बार लगाओ।
वो 4 तरह की कोचिंग की स्टडी पैकेज लेता था, उन चारों को एक बार लगाता था और चारों में एक 4-4 कंफ्यूजन होके एक कंफ्यूजन की लाइन बन जाती है उसके सामने। मैंने उसे समझाया कि बेटा एक स्टडी पैकेज को लो, उसे 4 बार लगाओ, आपके कंफ्यूजन सारे गायब हो जाएंगे। पहली चीज, हम जहां पढ़ते हैं, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, जिस टीचर पर पढ़ते हैं, उसके स्टडी पैकेज पर पूरा काम करना, ध्यान से सुने। क्योंकि आप स्टडी पैकेज किसी और का लेंगे, टेस्ट सीरीज किसी तीसरे की लेंगे और पढ़ेंगे किसी तीसरे पर, तो आपका कभी उस टीचर के प्रति ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो पाएगा, और जब ट्रस्ट नहीं होगा तो वो चीज आपको मिल नहीं पाएगी। इसलिए एक चीज को बार बार लगाएं, ना कि कई चीज को एक बार लगाएं, यह महत्वपूर्ण है। ऐसे कई स्टोरियों से भरी लाइव बच्चों की जिंदगी से मिलती है। ये तो मैंने आपके सामने कुछ चुनिंदा स्टोरियों को रखा। इसी के साथ मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं इस जोश टीम को, जोश टॉक टीम को, क्योंकि सारे बच्चों को उनकी तैयारी में होश लाने के लिए और जोश भर देने के लिए जोश टॉक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।